Hello students, welcome to another episode of current affairs related to your optional that is political science. As you all know कि हम लोग लास्ट वीक के जो भी करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन में उठाते हैं जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में जो करंट के टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ट्रेंड वाइज रहते हैं और सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम आपको बड़ी सिंपल वे में आपको समझा सके और जिससे कि आपके एग्जाम में आपको मेंस के पेपर में कोई इशू ना आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का इस वीडियो लेक्चर को। एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये वीडियो लेक्चर जो है ये हमारी तरफ से आपको सिर्फ एक आपके कंपटीशन की जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें आपको एक एज देने के लिए है कि जिससे कि आपका जो एग्जामिनेशन का जो सफर है, जो जर्नी है, उसको हम कहीं ना कहीं से जो है आपके हार्डवर्क को हम थोड़ा सा कम कर सके और आपको हम कम समय में बेहतर चीज दे सके। ये एक प्रयास है हमारा वैस आईसीएस फैमिली का। और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं। अगर ऑप्शनल नहीं भी है तो अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो जीएस में भी आपको ये टॉपिक्स जो है ना वो बहुत हेल्प करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, टिल एंड इसको देखिएगा और प्लीज अपने कमेंट शेयर किया करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी पुट अप कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आम आदमी पार्टी बिकम्स इंडियाज 9th नेशनल पार्टी। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नेशनल पार्टी क्या होती है, कैसे बनती है, स्टेट पार्टीज कैसे बनती हैं। दूसरा टॉपिक है आपका दैट बीजेपी मेंबर मूव्स प्राइवेट मेंबर बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन राज्यसभा। इस न्यूज में हम प्राइवेट मेंबर बिल आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्या डिफरेंस होता है प्राइवेट मेंबर बिल में, पब्लिक मेंबर बिल में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपको इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अरविंदो घोष। तो हम लोग अरविंदो घोष जी की फिलॉसफी को समझेंगे। ये अरविंदो घोष जी की जो फिलॉसफी है ये आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वाला जो टॉपिक है उसमें आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहां पे आपको अरविंदो घोष जी को पढ़ना भी होता है। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। नाउ आम आदमी पार्टी becomes India's 9th national party. Now the Aam Aadmi Party has qualified to become India's 9th national party within a decade of its formation with its performance in the Gujarat election. तो गुजरात इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद आम आदमी पार्टी ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया जहां पर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। That's why Aam Aadmi Party becomes the 9th national party of India. Now the Election Commission of India gives national and state tag to parties. तो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, this organization is responsible to give national and state tag to parties, which entitles them to use their symbol across India or the respective state. अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो आप अपने सिंबल को अक्रॉस इंडिया यूज कर सकते हैं। A recognized party is also entitled to airtime on the public broadcaster for election campaign and to office space and membership of consultative committees at the various level of governments. Now what is national party? राष्ट्रीय दल क्या होता है, नेशनल पार्टी क्या होती है? तो before understanding that what is national party, let us try to discuss or let us try to understand that what is political party. ओके राजनीतिक दल क्या होता है, किसको हम कहेंगे कि ये राजनीतिक दल है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा समूह होगा लोगों का जो बेसिकली ऐसे लोगों के थ्रू मिलकर के बनाया जाएगा जिनका एक कॉमन एम होगा दैट इज टू फाइट इलेक्शन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर कोई भी व्यक्ति या नंबर ऑफ पीपल्स मिलकर के एक पार्टी बनाते हैं दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू गो इनटू द इलेक्शंस। And why into the election? That is to hold the power or to come into the power. तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमेशा सत्ता में आना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टी बनाई इसीलिए जाती है कि हमको सत्ता में आना है
और सत्ता में आना है, हमको पावर होल्ड करना है, हमको रूल करना है, हमको शासन करना है। अब ये रूल करना, ये शासन करना, ये पावर में आने के लिए हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और इलेक्शन लड़ना ही लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, ये कैसे आप जानेंगे? तो पार्टी तो कोई भी हो सकती है, कॉमन पर्सन भी पार्टी बना सकता है, आपको फंडामेंटल राइट है इन कॉन्स्टिट्यूएंट इन योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आप पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट वेदर योर पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी और नॉट। तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या कैरेक्टर होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर होता है कि आप जो पार्टी बनाएंगे उसका मेन एम होगा दैट इज टू गो इनटू द इलेक्शंस। इलेक्शन में क्यों हम जाना चाहते हैं? क्योंकि हमको पावर या हमें रूल करना है। ओके, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, ये क्षेत्रीय दल भी होते हैं, रीजनल पार्टीज भी होते हैं, ये नेशनल पार्टीज भी होते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं ये नेशनल पार्टी क्या होता है। देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी गेन नेशनल स्टेटस व्हेन इट इज नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड द प्रेजेंस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट और द रीजन। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल स्टेटस पाले, इफ इट गेन्स नेशनल स्टेटस व्हेन इट इज नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, जब उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पे हो जाए और उसकी जो प्रेजेंस है वो किसी एक स्टेट या किसी एक रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती। एज अपोज टू रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज आर बिगर इन साइज। तो जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो क्षेत्रीय दलों की तुलना में बड़े हो जाते हैं, उनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। Now, as per the Election Commission of India 2019 handbook, a political party would be considered a national party if। अब देखिए, कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या नहीं, या कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, इस पर बेसिकली डिसाइड करना या ये स्टेटस देना किसका काम है? द फंक्शन इज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एज पर द 2019 हैंडबुक, कोई पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय दल तभी बनेगा जब if it is recognized in 4 or more states। पहला, if it is recognized in 4 or more state, या और if its candidates polled at least 6% of total valid vote in any 4 or more states in the last Lok Sabha elections or assembly elections and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls। और तो अब देखिए, यहां सब और चलेगा। तो पहली शर्त यह है कि आप राष्ट्रीय दल तब बनेंगे इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, यदि वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में रिकॉग्नाइज हो जाती है, और इफ द कैंडिडेट इज पोल्ड एटलीस्ट 6%, अगर उसको 6% वोट मिलते हैं 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, एंड हैज एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल, और कम से कम उसके पास लास्ट लोकसभा चुनाव में 4 MPs होने चाहिए, मतलब उसके 4 MPs जीतने चाहिए। फिर उसके बाद इसके साथ साथ क्या है, या तो आपके पास ये वाला जो है पैरामीटर हो, या ये वाला पैरामीटर हो। अब थर्ड पैरामीटर क्या कह रहा है? थर्ड पैरामीटर कह रहा है इफ इट हैज वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा from not less than 3 states। If it has won at least 2% of the total seats in the Lok Sabha from not less than 3 states, कम से कम 3 राज्यों में, 3 राज्यों से कम में नहीं, it has won at least 2% of the total seats in Lok Sabha। देखिए, यहां 6% वोट की बात की गई है, 6% वोट की बात कर रहा है, और यहां पर 2% ऑफ टोटल सीट्स की बात कर रहा है इन दी लोकसभा। तो लोकसभा में जो टोटल सीट्स है उनका 2%, फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। अब ये तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये नेशनल स्टेटस के लिए था कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अब आप स्टेट पार्टी है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? नो, इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs, और एटलीस्ट 6% वोट शेयर in the last assembly election
and have at least 2 MLAs or have 6% vote share in last Lok Sabha elections from that state and at least 1 MP from that state. या, और याद रखिएगा, या at least 3% of the total number of seats or 3 seats, whichever is more in the last assembly election. या तो आपको 3% of total number of seats मिले या 3 seats मिले, whichever is more, जो दोनों में से ज्यादा है in the last लोकसभा, in the last assembly election. तो ये क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फुलफिल कर ले रहे हैं तो आप स्टेट पार्टी का स्टेटस पाएंगे. इसी के साथ साथ एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 members or any fraction allotted to the state in the Lok Sabha or have at least 8% of total valid votes in the last assembly election or Lok Sabha election from the state. So these 5 points are there. अब आप इन 5 पॉइंट्स में से जो भी फुलफिल कर ले रहे हैं आप स्टेट पार्टी का स्टेटस पाएंगे. तो नेशनल पार्टी का स्टेटस पाने में और स्टेट पार्टी का स्टेटस पाने में डिफरेंस होता है, दोनों के पैरामीटर अलग अलग होते हैं. नाउ एज ऑफ नाउ, अभी अगर हम देखें, सो दीज आर दी सम पार्टीज जिनके पास नेशनल स्टेटस है. जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी है आपकी, ये राष्ट्रीय दल के रूप में जानी जाती है, नेशनल स्टेटस है, नेशनल पार्टी है. ये कांग्रेस है आपकी, नेशनल पार्टी है. आपकी जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी जी की, वो है. CPIM है आपकी, CPI है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP है शरद पवार जी की. बहुजन समाजवादी पार्टी है. प्लस अभी रिसेंटली संगमा जी की एक पार्टी थी, दैट इज नेशनल पीपुल्स पार्टी. इसको 2019 में राष्ट्रीय दर्जा मिला था. तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल 8 नेशनल पार्टीज थी. अब गुजरात इलेक्शन के बाद आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को भी नेशनल स्टेटस मिला. तो आम आदमी पार्टी ने भी क्वालिफाई कर लिया है नेशनल स्टेटस, नेशनल पार्टी बनने में. तो टोटल अभी हमारे देश में अब कितनी पार्टीज हो गई जिनके पास नेशनल स्टेटस हो गया? दैट इज दी 9 पार्टीज. तो देयर आर टोटल 9 पार्टीज राइट नाउ जिनके पास नेशनल स्टेटस है. सो आई होप ये न्यूज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी. नाउ दिस इज द सेकंड न्यूज. अब सेकंड न्यूज क्या है? अभी रिसेंटली बीजेपी के एक मेंबर है, राज्यसभा मेंबर, उन्होंने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. आप देख सकते हैं ये बीजेपी के सांसद है राज्यसभा के, और इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. तो ये प्राइवेट मेंबर बिल कैसे पेश होता है, इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, कैसे कानून बनता है, यही सारी चीजें इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, a private members bill to implement uniform civil code in India was introduced in Rajya Sabha with 63 votes in favor and 23 votes against. The bill moved by BJP MP Kirori Lal Meena seeks to provide for the constitution of National Inspection and Investigation Committee for the preparation of Uniform Civil Code and its implementation throughout the territory of India. तो बीजेपी के एक राज्यसभा के सांसद हैं किरोड़ीमल मीना जी. इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में उसको देखने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. उस कमेटी का नाम है नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी. तो इन्होंने बिल के थ्रू डिमांड की है कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रिपेयर करे और पूरे भारतवर्ष में उसको लागू करे. ना अब ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? देखिए, अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर. याद रखिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल एमपी के थ्रू लाया जाता है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होता. तो कोई मंत्री जो होता है वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाएगा. तो प्राइवेट मेंबर बिल कौन लाएगा? सांसद लाते हैं, हु इज नॉट अ मिनिस्टर, दैट इज अ नॉन गवर्नमेंट मेंबर. द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द रूलिंग पार्टी as well as the opposition can introduce a private member bill. तो दोनों, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो और चाहे वो अपोजिशन का हो, दोनों में से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है. However, it must be noted that the private member bill can give a maximum of 3 notice for the introduction of private member bill during the session. जो प्राइवेट मेंबर होगा
वो प्राइवेट मेंबर बिल एक सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाने के 3 नोटिस मैक्सिमम दे सकता है। नाउ द प्राइवेट मेंबर बिल इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट मस्ट बी पास इन बोथ द हाउस। सेम वैसे ही जैसे कोई बिल पास होता है वैसे प्राइवेट मेंबर बिल को भी अगर कानून बनना है तो उसे दोनों सत्रों से, जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, वहां से पास होना चाहिए। Now, once passed in both the houses, presidential assent is also mandatory for the bill to become an act. बिल्कुल वैसे जैसे जनरली हमारे के यहाँ कोई बिल जो होता है वो कानून कब बनेगा, जब ये बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाए और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट मिल जाए, राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिल जाए, मतलब वो इस पर साइन कर दे। ऐसी प्राइवेट मेंबर बिल भी है, दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति को उसको साइन करना होगा। Now such bill can be introduced and discussed only on Friday. Now very important point. ऐसा जो बिल होगा ये केवल फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस होगा और डिस्कस किया जाएगा। Now private member bill needs the backing of the government to get passed in the parliament. The admissibility is decided by the chairman for Rajya Sabha and speaker in the case of Lok Sabha. अब कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो जो उसकी एडमिसिबिलिटी है, जो उसको एडमिशन मिलेगा, अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां का चेयरमैन उसको देखेगा, अगर लोकसभा की बात करेंगे तो उसका स्पीकर उसको देखेगा। The member must give at least a month notice before the bill can be listed for introduction. कम से कम आपको 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। The House Secretariat examines it for compliance with constitutional provisions and rule on legislation before listing. इससे पहले कि वो बिल लिस्ट हो, जो हाउस सेक्रेटरीट होगा वो उसको एग्जामिन करता है। सो दिस इज हाउ अ प्राइवेट मेंबर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल को डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उनके बीच में अंतर स्थापित करते हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है, इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पब्लिक मेंबर बिल भी किसी भी सदन में पेश होगा। प्राइवेट मेंबर बिल, अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस द प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होगा, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होगा। लेकिन जो पब्लिक बिल होता है वो केवल मंत्री ही कोई उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल के पास पार्लियामेंट से अप्रूव होने के थोड़े लेस चांस होते हैं, पब्लिक बिल के पास ग्रेटर चांस होता है। नाउ अगर प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? प्राइवेट मेंबर बिल अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका गवर्नमेंट पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इट हैज नो इंपैक्ट। लेकिन अगर पब्लिक मेंबर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट पड़ता है। नो प्राइवेट मेंबर बिल 1 महीने की नोटिस आपको देनी होगी। अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहे हैं तो 1 मंथ नोटिस इज रिक्वायर्ड। पब्लिक बिल पर 7 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड। नो प्राइवेट मेंबर बिल को ड्राफ्ट कौन करेगा? तो मेंबर हु इज इंट्रोड्यूसिंग इट विल ओनली ड्राफ्ट इट। तो जो मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल को पेश कर रहा है वही उसको ड्राफ्ट करेगा। लेकिन जो पब्लिक बिल होता है उसको कंसर्न डिपार्टमेंट जो होता है वो ड्राफ्ट करता है उस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए। ओके, सो दिस वाज द न्यूज कि प्राइवेट मेंबर बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पेश हुआ और प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल में क्या डिफरेंस होता है। Now moving to the third news. Now this news is related to 150th birth anniversary of Arvindo Ghosh. तो 150th anniversary of birth anniversary of Arvindo Ghosh साहब जो बनाई जा रही है वो बेसिकली आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 150th बर्थ एनिवर्सरी चल रही। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब ने श्री अरविंदो घोष के 150th बर्थ एनिवर्सरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अरविंदो घोष जी को डेडिकेट करते हुए उन्होंने एक कॉइन और एक पोस्टल स्टैंप भी उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो अरविंदो घोष जी का जन्म जो है वो 15 अगस्त 1872 को हुआ था। अब 15 अगस्त 1872 को इनका बर्थ हुआ और इस 150th जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। ये जो प्रोग्राम पूरा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था, दिस वाज हेल्ड इन कंबन कलई संगम, पौंडीचेरी।
पौंडीचेरी में कंबम कलई संगम में ये प्रोग्राम पूरा इनॉग्रेट हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने इस मीटिंग को या इस पूरे फंक्शन को उन्होंने वर्चुअली जो है वो एड्रेस किया था। अब ये अरविंदो घोष साहब कौन थे, इनकी क्या फिलॉसफी थी हमारे पॉलिटिकल ऑप्शनल के लिए, पीएसआईआर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पीएसआईआर में जो आपको इंडियन थिंकर्स पढ़ना होता है उसमें आप अरविंदो घोष जी को पढ़ते हैं, आपका सिलेबस है। तो अब हम अरविंदो घोष जी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं, इनकी फिलॉसफीज के बारे में जानेंगे कि इन्होंने बेसिकली क्या कहा था, इनकी कैसी फिलॉसफी थी। तो अरविंदो घोष साहब जो है, जब शुरुआत में आप देखेंगे एक फ्रीडम फाइटर थे, तो वो एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के थे। फ्रीडम फाइटर में भी वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के थे, मॉडरेट्स के वो अगेंस्ट रहते थे। जो नरम दल और गरम दल था, तो अरविंदो घोष साहब बेसिकली गरम दल के सदस्य थे और गरम दल के वो एक तरीके से लीडर थे। जो नरम दल था वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, मतलब वो नरम दल की फिलॉसफी से देश की आजादी मिलेगी ऐसा वो नहीं मानते थे। बाद में आप देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल के होते होते जब उनकी जर्नी चलती है और वो काफी आगे चले जाते हैं नेशनल स्ट्रगल में, तो लास्ट डेज में आप देखेंगे कि एक फ्रीडम फाइटर जो है वो एक स्पिरिचुअल गुरु, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के रूप में चेंज हो जाता है। तो अरविंदो घोष जी के लाइफ में नंबर ऑफ डायमेंशंस हमको देखने को मिलते हैं। वो एक फ्रीडम फाइटर भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर हैं, फिर आगे चल के एक फिलोसोफर बन जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग्स देने लग जाते हैं पौंडीचेरी में। तो यही पूरी जर्नी है, उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या फिलॉसफी रही, इसी चीज को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। नो अरविंदो घोष पॉपुलरली नोन एज योगी ऋषि अरविंदो, ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी थे, अ नेशनलिस्ट, अ पोएट, एजुकेशनिस्ट एंड अ फिलोसोफर। इतने सारे डायमेंशंस। एक क्रांतिकारी के रूप में भी उनकी पहचान थी, एक देशभक्त के रूप में भी उनकी पहचान थी, एक कवि के रूप में, एक पोएट के रूप में, एजुकेशनिस्ट के रूप में और एक फिलोसोफर के रूप में। तो ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त 1872। अर्ली लाइफ या अर्ली एजुकेशन जो हुई उनकी वो इंग्लैंड में हुई, वो इंग्लैंड चले जाते हैं टीचिंग लेने के लिए। फाइनली 1893 में वो भारत आते हैं वापस और फिर वो स्टेट ऑफ बड़ौदा में सर्विस करने लग जाते हैं। 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन को, बनारस सेशन को अटेंड भी किया। 1906 में हम देखते हैं कि वो बड़ौदा प्रिंसली स्टेट की अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और कलकत्ता वापस चले जाते हैं। 1908 में हम देखेंगे कि अरविंदो घोष साहब अरेस्ट हो जाते हैं अलीपुर बॉम्ब केस। एक बड़ा फेमस बॉम्ब केस हुआ था, दैट इज नोन एज द अलीपुर बॉम्ब केस। उसमें इनको अरेस्ट कर लिया था क्योंकि एक रिवोल्यूशनरी टाइप के ये लीडर थे। और जब ये बड़ौदा की अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो ये फाइनली फ्रीडम स्ट्रगल में अपने आप को पूरी तरीके से ये वहां पर स्टैब्लिश कर लेते हैं और इंडिया के आजादी की लड़ाई में ये शामिल हो जाते हैं। उसी आजादी की लड़ाई में ये बेसिकली रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ लीडर थे। तो रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ लीडर 1908 में अलीपुर बॉम्ब केस में ये अरेस्ट हो जाते हैं। Now he became one of the leaders of the nationalist movement and took a leading role in secret preparation for an uprising against the British government in India। पूरी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के ये खिलाफ होते हैं, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं और ये सीक्रेट प्लानिंग, सीक्रेट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरीके से अपने लाइफ को उसमें पार्टिसिपेट करा देते हैं। He was the first political leader in India to openly put forward the idea of complete independence for the country in his newspaper Bande Mataram। ये पहले ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने भारत के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की, पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड रखी गई अंग्रेजी हुकूमत से, उसको आप देखेंगे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। नाउ अरविंदोस pragmatic strategies to get rid of British rule marked him as a prophet of Indian nationalism। अरविंदो घोष साहब की जिस तरीके की आइडियोलॉजी थी, जिस तरीके से वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, चाह रहे थे, उसमें इनको एक टाइटल मिला, इनको कहा जाता है ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद के वो पैगंबर थे। 1910 में ही विड्रू फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड वेंट टू पौंडीचेरी सो दैट ही कैन वर्क ऑन स्पिरिचुअलिटी। ही स्टार्टेड योगा।
1910 में हम देखते हैं ये राजनीति से, पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर लेते हैं और पौंडीचेरी चले जाते हैं। 1908 में मैंने आपको बताया कि अलीपुर बॉम्ब केस में ये अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद 1910 में ये अपने आप को राजनीति से अलग कर लेते हैं और अब फाइनली इनकी लाइफ में एक टर्न आता है, और वो टर्न ये है कि आप देखेंगे कि ये एक फिलोसोफर की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की शिक्षा देने लग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा देने लग जाते हैं और योग क्रियाओं पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं और फाइनली ये पौंडीचेरी शिफ्ट कर जाते हैं। Now he evolved a new method of spiritual practice which he called internal योग। इंटरनल योग पर इन्होंने बहुत फोकस किया, इंटरनल योग पर इन्होंने बहुत बल दिया, बहुत एम्फेसाइज किया, एंड फाउंडेड द श्री अरविंदो आश्रम इन 1926। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। द लाइफ डिवाइन, कर्म योगी एक इंग्लिश जनरल था, धर्म बंगाली में छपता था, इसमें इन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात की। आर्य एक मंथली फिलोसफिकल मैगजीन थी, जो अरविंदो घोष साहब के कुछ लिटरेरी वर्क्स के एग्जाम्पल है। अब अगर इनकी हमको फिलोसफी डिस्कस करनी हो तो फिलोसफी, ही इज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रवाद के इनको पैगंबर कहा जाता है। ही इज नोन एज अ ग्रेट सिंथेसाइजर, ही सिंथेसाइज्ड द फिलोसफी ऑफ वेस्ट एंड द ईस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने एक्चुअली में वेस्ट फिलॉसफी को ईस्ट फिलॉसफी के साथ मिला दिया। इन्होंने कहा कि बहुत कुछ वेस्ट में मिसिंग है तो बहुत कुछ ईस्ट में मिसिंग है। नाउ ईस्ट हैज नेग्लेक्टेड मटेरियल डेवलपमेंट एंड वेस्ट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो ईस्ट है उसने मटेरियल डेवलपमेंट को मिस किया है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो वेस्ट के लोग हैं उनमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं देखा जाता। तो इनको ग्रेट सिंथेसाइजर के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफीज को मिलाया और दोनों को एक दूसरे में कुछ पाने के लिए इन्होंने मोटिवेट भी किया। तो ही वांटेड इंडिया टू बी अ स्पिरिचुअल गाइड टू ह्यूमैनिटी। इनका मानना था कि भारत जो है वो मानवता के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है, एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भारत जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है। जैसे आज की हमारी गवर्नमेंट मानती है कि इंडिया जो है विश्व गुरु बन सकता है, नॉलेज के बेस पर, मोरालिटी के बेस पर, एथिक्स के बेस पर। Now he was influenced by neo-Vedantism of Vivekanand and the idea of Bharat Mata. His prominent ideas were like the theory of nationality, the idea of human unity, the concept of freedom, and the concept of internal yoga. Now, according to him, India is nothing but a geographical expression. He was a critic of moderate. Now, moderate believed that under British, India will emerge as a modern nation. They looked at British rule as blessing in disguise. Okay, तो अरविंदो घोष साहब जो थे वो एक्चुअली में जो भारत था, मतलब जो देश है हमारा इंडिया है, उसको एक ज्योग्राफिकल, केवल एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में ही नहीं स्टैब्लिश करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि भारत जो है खाली एक लैंड फॉर्म है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। वो उसको एक तरीके से एक ईश्वर का रूप, एक ईश्वर का अवतार के रूप में मानते थे। तो उन्होंने जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो मॉडरेट ग्रुप था, उसकी उन्होंने आलोचना की। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ मॉडरेट। अब मॉडरेट क्या कहते थे? मॉडरेट का मानना था कि जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिशर्स हैं भारत में, वो जो है वो वही केवल इंडिया को एक मॉडर्न नेशन के रूप में स्टैब्लिश कर सकते। इस बात को अरविंदो घोष साहब ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स जो है वो भारत को मॉडर्न नेशन के रूप में स्टैब्लिश नहीं कर सकते। इंडिया कैपेबल है, वो खुद अपने आप को मॉडर्न नेशन के रूप में स्टैब्लिश कर सकता है। तो मॉडरेट चाहते थे कि भारत में ब्रिटिशर्स रहे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अरविंदो घोष साहब इसके अगेंस्ट थे। तो अरविंदो घोष साहब ने ब्रिटिशर मॉडरेट्स की आलोचना की, उन्होंने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया। Now moderates जो थे, they looked at British rule as a blessing in disguise. तो moderates भारत में जो ब्रिटिश रूल था उसको blessing कंसीडर करते थे। अरविंदो घोष साहब ऐसा नहीं मानते थे। Now he said that foreign rule can never be a blessing. तो उनका मानना था कि विदेशी शासन जो होता है वो कभी भी blessing नहीं हो सकता। He was not ready to accept that India was not a nation. वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत जो है वो एक राष्ट्र नहीं है। He said that India is a nation, was always a nation.
उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र है और भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा है। एंड ही सेड दैट द यूथ इन इंडिया want a bold action. He gave the concept of passive resistance. उन्होंने कहा कि जो भारत का युवा है, जो भारत का यूथ है, वो एक्चुअली में बोल्ड एक्शन चाहता है, आजादी चाहता है, और उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया, पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया। नो अकॉर्डिंग टू हिम पैसिव रेजिस्टेंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हिम पैसिव रेजिस्टेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिव रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फॉरेन रूल। तो पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिव रेजिस्टेंस है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जिसमें हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करें अंग्रेजों के ऊपर। और अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे कम होगी? आप स्वदेशी को प्रमोट करिए, फॉरेन गुड्स को, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को आप बाइकॉट करिए। ही प्रमोटेड यूजिंग वायलेंट मीन्स। नाउ अरविंदो घोष के पैसिव रेजिस्टेंस में वायलेंट मीन्स शामिल है, इंक्लूडेड। वो कहते थे कि जहां जरूरत हो वहां आप वायलेंट का यूज कर सकते हैं। नाउ हिज पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट कावर्डिक। उनका पैसिव रेजिस्टेंस कावर्डिक एक्ट नहीं है, कायरों की क्रिया नहीं है। तो उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया कि आपको ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिव रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फॉरेन रूल एस्टैब्लिश करना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा, उनको बायकॉट करिए। लेकिन ये कोई कायर की निशानी नहीं है, इट्स नॉट अ कावर्डिक एक्ट। नो ही टॉक्ड अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हम देखते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है ये अरविंदो घोष साहब की फिलॉसफी थी। ही टॉक्ड अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म। वो भारत को, इंडिया को एक कल्चर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते थे, देश के अंदर कल्चरल नेशनलिज्म की भावना फैलाना चाहते थे, भारत के युवाओं को राष्ट्र से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देश के अंदर ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए जो अपनी संस्कृति से, अपने हेरिटेज से प्रेम कर सके, जिसको उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। Now he considered India as अवतार ऑफ गॉड। उन्होंने भारत को विश्व का, भारत को ईश्वर का एक अवतार माना। नेशनलिज्म was not just political movement for political end, but a religious act. उनके लिए राष्ट्रवाद क्या था, नेशनलिज्म क्या था? तो उनके लिए राष्ट्रवाद एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ आजादी पाने का एक माध्यम नहीं है। उनके लिए राष्ट्रवाद धार्मिक क्रिया है, वो राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ रहे थे। इसी को उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म कहा, क्योंकि उन्होंने देश को एक ईश्वर का अवतार माना। क्लियर? भारत माता जैसे टर्म्स यूज हुए उन्होंने। नाउ गॉड वांट्स इंस्लेवमेंट ऑफ नन, सो लिबरेशन इज मस्ट। तो उनका कहना था ईश्वर किसी का भी इंस्लेवमेंट नहीं चाहता, इसीलिए सबका लिबरेशन होना चाहिए। मतलब ये ईश्वर कतई नहीं चाहता कि कोई किसी को अपना गुलाम बनाए या कोई किसी को अपना दास बनाए, इसलिए आजादी बहुत जरूरी है, लिबरेशन मस्ट है। He said that spirit of India is not in Congress pandals. उनका कहना था कि भारत की जो आत्मा है या भारत को जो आजादी चाहिए वो कांग्रेस कभी नहीं दिला पाएगी, और कांग्रेस के पंडालों में आजादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पंडाल में खाली प्रेयर पिटीशन की बात होती, जो मॉडरेट लीडर्स का एक्ट हुआ करता था। तो उनका कहना था कि जो भारत की जो आत्मा है, भारत की जो स्पिरिट है, वो कांग्रेस पंडाल में आपको नहीं दिखेगी। इट इज इन दी हार्ट ऑफ पीपुल, वो लोगों के दिलों में है, लोगों के हृदय में। हमें वहां से राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा, ना कि कांग्रेस के पंडाल से। नॉट ट्रू नेशनलिस्ट शुड हैव फेथ इन गॉड। उनका कहना था कि जो सच्चा देशभक्त है, जो ट्रू नेशनलिस्ट है, उसको ईश्वर में यकीन होना चाहिए। शुड हैव फेथ इन गॉड एंड शुड रिमेंबर दैट ही इज डिस्चार्जिंग गॉडली अपॉइंटेड मिशन। और जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश को आजाद कराना चाहते हैं, वो इस बात को महसूस करें कि वो ईश्वर के दिए हुए कार्य को कर रहे हैं। दे आर डिस्चार्जिंग गॉडली अपॉइंटेड मिशन। नाउ वन शुड अंडरस्टैंड नेशनलिज्म थ्रू रिलीजन। तो उनका कहना था कि आप राष्ट्रवाद को धर्म के रूप में देखिए, धर्म से समझिए। और धर्म क्या है? आपकी ड्यूटी है, और आपकी ड्यूटी क्या है? दैट इज नेशनलिज्म। कि आप अपने देश से प्रेम करें। आप कैसे देख सकते हैं कि अंग्रेज आपके ऊपर शासन कर रहे हैं? आप उनसे प्रेयर पिटीशन के रूप में कभी भी आजादी नहीं पा पाएंगे। आपको राष्ट्रवाद जगाना पड़ेगा, और ये राष्ट्रवाद तब जगेगा जब एक व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ेगा, जब वो ईश्वर में यकीन करेगा।
और जब वो अपने देश को एक ईश्वर का अवतार के रूप में मानेगा, तब उसके अंदर सच्चा राष्ट्रभक्त जगेगा और सच्ची राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का जन्म होगा। यही कल्चरल नेशनलिज्म है। नो ही क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम। उन्होंने कास्ट सिस्टम की आलोचना की। वो कहते थे जब तक देश में कास्ट सिस्टम रहेगा, देश का जो राष्ट्रवाद है वो कमजोर होता रहेगा और भारत की पहचान एक राष्ट्र के रूप में कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। Now for him, स्वराज और the idea of freedom is not just the freedom of nation. उनके लिए स्वराज, जिसको हम आइडिया ऑफ फ्रीडम कहते हैं, वो सिर्फ राष्ट्र का फ्रीडम या राष्ट्र की आजादी नहीं है। He also talked about freedom at the level of individual. तो अरविंदो घोष जी के लिए स्वराज क्या है? तो वो कहते थे कि भारत की आजादी मात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को आजाद करा ले जाएं। राष्ट्र को आजाद कराने के साथ साथ एक व्यक्ति को इंडिविजुअली आजाद होना चाहिए। और इंडिविजुअली आजादी हमें किससे चाहिए? इंडिविजुअली आजादी हमें उन बुराइयों से चाहिए, उन इविल से चाहिए जो हमारे समाज में उस समय थी या जैसे आज भी है। तो जब तक हम इन बुराइयों से अपने आप को आजादी नहीं पाएंगे, वो सच्ची आजादी नहीं है। तो फॉर अरविंदो, स्वराज जो है वो केवल इट्स नॉट जस्ट द फ्रीडम ऑफ द नेशन, इट इज द फ्रीडम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। नाउ फॉर हिम देयर शुड बी अ हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल, नेशन एंड ह्यूमैनिटी। उन्होंने मानवता की बात की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, राष्ट्र और मानवता के बीच में हार्मोनी होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ह्यूमैनिटी इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, ये बेसिकली 3 पिलर्स पर डिपेंडेंट है। इसके 3 पिलर्स है। एक है आपका लिबर्टी, स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए। और भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो सच्ची मानवता है। इन्होंने मानवता पे बात की, इन्होंने राष्ट्रवाद पे बात की, कल्चरल नेशनलिज्म पे बात की, पैसिव रेजिस्टेंस पे बात की इन्होंने। नो अकॉर्डिंग टू हिम द गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन फ्रीडम, नो फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। तो उनका कहना था कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य है आजादी। लेकिन ये आजादी किससे? आजादी अज्ञानता से, इग्नोरेंस से, बुराइयों से। जो समाज की बुराइयां, उनसे हमें आजादी चाहिए। Now freedom means the realization of universal spirit. He gave the concept of Sat, Chit and Anand. The real freedom lies in the understanding of God. तो सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी है ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को जानना, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना, मानवता की बात करना, समानता की बात करना, लिबर्टी की बात करना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करना। ये सच्ची आजादी है अरविंदो घोष जी के लिए। नाउ इट इज पॉसिबल व्हेन वी अचीव द स्टेट ऑफ सुपर माइंड। अब रियल फ्रीडम हम कब पा सकते हैं? जब हम सुपर माइंड की स्थिति में आ जाए। सुपर माइंड की स्थिति का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। मीन्स हम जब ईश्वर को समझ जाएंगे, जब हम ईश्वर को जान जाएंगे, तब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम अपने अज्ञानता से बाहर निकल आएंगे, इग्नोरेंस से बाहर निकल आएंगे। और सुपर माइंड कैसे मिलेगा? तो सुपर माइंड मिलेगा इंटरनल योग से, आंतरिक स्वच्छता से। जो हमारी आंतरिक स्वच्छता, इंटरनल क्लीनलीनेस हमें करना पड़ेगा, अपने आप को इंटरनल योग करना पड़ेगा। तब हम सुपर माइंड की स्थिति में आएंगे, उस स्टेज को हम अचीव करेंगे। और जो ये इंटरनल योग है, इसमें क्या क्या चीज होगी? तो उन्होंने कहा इंटरनल योग कंबाइंस धर्म योग, राज योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड कर्म योग। तो इंटरनल योग में क्या क्या है? आपको धर्म योग, धर्म का पालन करना पड़ेगा, आपको राज योग देखना पड़ेगा, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन सारी चीजों को आप मिलाएंगे, तब आप इंटरनल योग अपने अंदर इस्टेब्लिश कर पाएंगे, पैदा कर पाएंगे। और इंटरनल योग से ही आप ईश्वर को जान पाएंगे। और जब आप ईश्वर को जानेंगे, तभी आप सच्ची आजादी प्राप्त कर सकेंगे। और सच्ची आजादी क्या है? अज्ञानता, अंधकार से आजादी, अज्ञानता से आजादी। नाउ इंटरनल योग इनेबल्स अस टू मूव फ्रॉम
fragmented, distorted state to a much sharper, clearer and understanding of self. और जो इंटरनल योग है वो हमें इस लायक बनाएगा कि हम फ्रेगमेंटेड, डिस्टॉर्टेड स्टेट से हट के एक ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे अपने आप की जो ज्यादा स्वच्छ होगा, ज्यादा नीट होगा, क्लीन होगा और हम अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर इंसान के रूप में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तभी हम एक अच्छे समाज का और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। क्लियर? सो दीज ऑल वर दी फिलॉसफी ऑफ अरविंदो घोष, जिनकी हम 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट अभी कर रहे हैं। नाउ अब एक चलते चलते एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से रिलेटेड और इसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे कि ये किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, दैट इज नेशनलिज्म इज द स्टेप इन द इनलार्जमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अरविंदो घोष। अब देखिए ये अरविंदो घोष साहब का एक स्टेटमेंट उनकी फिलॉसफी से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट है, दैट इज नेशनलिज्म इज अ स्टेप इन द इनलार्जमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। राष्ट्रवाद जो है वो एक स्टेप है किसके लिए? ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए, मानव चेतना के लिए। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू अरविंदो घोष। तो अल्टीमेटली इस आंसर में आपको अरविंदो घोष साहब की फिलॉसफी के बारे में लिखना है। फिलॉसफी उनकी राष्ट्रवाद को लेकर के, फिलॉसफी उनकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लेकर के, और इसी दोनों का आपको एक एस्टैब्लिशमेंट, एक रिलेशन दिखाना है। तो आप अरविंदो घोष साहब की राष्ट्रवाद की नीति को बताइए। तो उनके लिए नेशनलिज्म क्या था? उनके लिए नेशनलिज्म कल्चरल नेशनलिज्म है। उनके लिए आजादी क्या है? सिर्फ देश की आजादी नहीं है, उनके लिए आजादी मानव की भी आजादी है। रियल फ्रीडम उनके लिए क्या है? रियल फ्रीडम है इग्नोरेंस से आजादी। तो आप अरविंदो घोष साहब के थॉट जो है नेशनलिज्म पर, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने देश को एक ईश्वर के रूप में देखा, एक ईश्वर के अवतार के रूप में देखा, लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति जो समर्पण होना चाहिए उसकी भावना को उन्होंने जगाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद आ रहा है, देश की आजादी की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके की उन्होंने फिलॉसफी दी कि ईश्वर ने इस चीज के लिए आपको सेलेक्ट किया। तो आपको नेशनलिज्म की फिलॉसफी अरविंदो घोष साहब की जो रही है, कल्चरल नेशनलिज्म, पैसिव रेजिस्टेंस, इसे आपको शो करना है और कैसे ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बिल्डअप करता है, यहां तक आपको लेकर के जाना है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब कि आप कैसे एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे सोसाइटी के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने आप को, किस तरीके से आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उनकी योग की फिलॉसफी को दिखाना होगा, इंटरनल योग की वो जो बात करते हैं, जिसमें वो आत्मा, सोल को क्लीन करने की बात करते हैं, ये चीजें आप यहाँ पर अपने आंसर में एस्टैब्लिश करेंगे। नाउ दिस इज हाउ यू विल मूव to write your answer in this question. So this is all from this video lecture. Okay, thank you and all the best.